हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऋषभ, यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी नाउ। आज के लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 साइंस का एनसीईआरटी का। और चैप्टर नंबर 5 में मेनली हम सब पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम से, ठीक है। और इस वाले चैप्टर से 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन को मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ। आप सब देखेंगे कहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन उठा करके आपको दे रही है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, और आपके साथ साथ चैप्टर भी आपको समाप्त करके दे रहा हूं। तो इतनी सुविधा मिल रही है। इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जो कि मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप बस पढ़िए, मैं पूरा निचोड़ निकाल के आपके समक्ष रख रहा हूं। इसको भारत का नंबर 1 चैनल बनाना है बीपीएससी प्रिपरेशन के मामले में। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले पीटी के कंटेंट का सारा क्लास आपके सामने फ्री रखूंगा, मेंस के कंटेंट का सारा क्लास फ्री रखूंगा, और आपको रियलिटी से वाकिफ कराऊंगा। बहुत सारे टीचर अपने अपने बुक को प्रमोट करते हैं, सेल आउट करते हैं आकर के कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पर मैं आपको एनसीईआरटी का सबूत दे रहा हूँ, जो कि भारत सरकार की बुक है। आप वहाँ से सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 4 चैप्टर में जितने भी 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और एक लाइक कर लेंगे। फिलहाल इसमें मेनली हम सब डिस्कस करेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। तो पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। एक हो गया अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इसको आप नवीकरणीय संसाधन भी बोल सकते हैं। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन उसको बोलेंगे, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। मानव इसको समाप्त नहीं कर सकता है। सूर्य का प्रकाश हो, हवा हो, इन सबको मानव समाप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऊर्जा को हम सब अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, या इसको आप नवीकरणीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। सूर्य का प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होता है सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा के लिए भारत सरकार भी भारत और फ्रांस मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, आपको पता होगा। ये सब हम सब इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो कि समाप्त हो जाएगा, तो प्रकृति में इसकी मात्रा सीमित है, मानव क्रियाकलाप से ये समाप्त हो जाता है, जैसे कि वन जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक संसाधन की 2 कैटेगरी हो गए। सूर्य का प्रकाश, वायु, ये नवीकरणीय में आएगा, जबकि खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय में आएगा। नवीकरणीय को हम सब समाप्त नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय को यूज करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। तो ये 2 कैटेगरी हो गया। बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। तो जीवाश्म ईंधन को बोलते हैं इंग्लिश में फोसिल फ्यूल, ठीक है। तो जितने भी सजीव प्राणी हैं इसके मृत अवशेषों से प्राप्त होता है, यानी इसके मरने के बाद उसके अवशेष से प्राप्त होता है। तो भाई कैसे प्राप्त होता है, तो जब किसी प्राकृतिक घटना के कारण, चाहे वो सुनामी हो जाए, चाहे वो भूकंप हो जाए, जब प्राकृतिक घटना के कारण बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे धरती के अंदर चले जाते हैं, और ये काफ़ी लाखों वर्ष तक धरती के अंदर ही रहते हैं, तो ये एक ईंधन का रूप ले लेते हैं। इसी को कौन सा ईंधन बोला जाता है, जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। और इसी के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधन समझ में आ गया। कार्बन 14 पद्धति से इसको मापते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट ये बात अभी नहीं है। जीवाश्म ईंधन उसी को बोलेंगे, वैसा सजीव प्राणी जो कि धरती के तर में चले गया, धरती के अंदर चले गया, और मिलियन वर्ष तक वो धरती के अंदर ही रहा। लगभग आप समझ लीजिए कि लाखों वर्ष तक धरती के अंदर रहा। और धरती के अंदर जब रहेगा तो धरती के यानी पृथ्वी के अंदर जो है वो उच्च तापमान रहता है और पृथ्वी का दबाव रहता है, ठीक है। तो उच्च दाब और उच्च तापमान की वजह से जो है ये जितने भी मृत अवशेष हैं ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी को हम सब जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। चलिए बात करते हैं जीवाश्म ईंधन के पहले उदाहरण कोयले की। तो कोयले का कहानी आप सब समझिए। तो कोयला कैसे बनता है, तो पहले तो आप इतना समझ लीजिए, कोयला जितना धरती के अंदर रहेगा और जितने समय के लिए रहेगा, जितना अधिक समय के लिए रहेगा उसका उत्खनन नहीं होगा, वो कोयला सबसे बेस्ट है। यानी सबसे ज़्यादा, सबसे पुराना जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम कोयला होता है, क्योंकि उसमें 94% कार्बन रहता है। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उसमें क्यों रहता है, क्योंकि उसका जो समय काल है वो धरती के अंदर जो है, पृथ्वी के अंदर काफ़ी अधिक समय तक रहता है। सबसे अधिक समय तक वही वाला कोयला रहता है। तो कोयला कैसे बनेगा, तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम या भूकंप जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, मिट्टी के नीचे दब गए। वे गहरे होते गए, मतलब अंदर चले जाने लगे, और उनका ताप भी बढ़ता गया। यानी आपको पता है कि धरती के अंदर जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। तापमान टेम्परेचर होता है, ठीक है, तापमान बढ़ता जाएगा।
उच्च दाब और उच्च ताप पर, तो पृथ्वी का दाब रहेगा यानी उच्च दाब है, और पृथ्वी के अंदर तापमान सबसे अधिक रहेगा यानी उच्च ताप है। तो उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कोयला कैसे बना? कोयला सिंपल तरीके से बना, पृथ्वी के दबाव की वजह से बना, पृथ्वी के तापमान की वजह से बना, और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी पृथ्वी के अंदर चले गया उस वजह से बना। तो ये तो कोयला बनने की प्रक्रिया हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो आप बोलेंगे एंथ्रासाइट, जिसमें 94% क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बनीकरण क्या होता है? तो कार्बनीकरण को भी समझते हैं। बस एनसीईआरटी आपको यही समझाएगा कि आप टर्म याद रखिए, ठीक है। मैं बार बार इसको यूज करता हूँ। जैसे कि कार्बनीकरण के बारे में पूछ लिया तो बस आपको दिमाग में रखना है कि अच्छा इसका डेफिनेशन ये था, बस आपका क्वेश्चन वहाँ बन जाएगा, ठीक है। अभी जो 70 बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब अभी ये 5वां चैप्टर ही है और 4 से 5 प्रश्न ऑलरेडी मिल चुका है, और इस वाले वीडियो में भी मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा कि कहाँ से निकाल के दिया है, और आप मिला सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो कार्बनीकरण क्या है? कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम में यानी स्लोली प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यानी जितने भी मृत वनस्पति हैं, वो पेड़ पौधे जंतु जो भी धरती के अंदर में चले गए हैं, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण। बस इतना समझ लीजिए। कोयला के बारे में एक और याद रखें बात, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि ये कार्बन का बना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उत्पन्न करेगा। कोयले के प्रक्रम में कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं जो कोयले बनने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला नंबर है कोक। अब ये कोक क्या होता है? तो ये कठोर, संदर्भ और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो इसका उपयोग हम सब इस्पात के औद्योगिक निर्माण में करते हैं, बहुत से धातु के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो कोक अगर पूछेगा ये किसका टाइप है, तो ये कोयला से प्राप्त होता है, ठीक है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये भी याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो इसका उपयोग पूछेगा। तो कोक का उपयोग हम सब किस में करते हैं? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। जो आप चारकोल सब टाइप समझते हैं, तो ये कोक है। ये कोक वो मत समझिएगा कोको कोला वाला, ये कोक की बात हो रही है जो कोयले से प्राप्त होता है। और इसका यूज हम सब इस्पात के औद्योगिक निर्माण में करते हैं, यानी लोहे के औद्योगिक निर्माण में करते हैं, और बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्या है? तो कठोर, सांद्र और काला पदार्थ है। बस इतना याद रखना है आप सबको। ये कोयले से प्राप्त होता है। कोयला से जो एक और प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका नाम है कोल तार। तो एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। कोल तार क्या होता है? काला गाढ़ा द्रव होता है। विभिन्न पदार्थ के औद्योगिक निर्माण में और उद्योग में इसका यूज होता है, जैसे संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि बनाने में, विस्फोटक सुगंध बनाने में, प्लास्टिक पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक में सामग्री में और छत निर्माण सामग्री में इसका यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी द्वारा बताया गया था कि मॉथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त होती है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। आजकल जो पक्की सड़क बनता है, जो अलकतरा वगैरह का यूज करके बनाते हैं, वहां पे कोल तार के स्थान पे एक पेट्रोलियम उत्पाद का यूज करते हैं जिसका नाम है बिटुमेन, ठीक है। तो बिटुमेन जो है वही पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो बिटुमेन का प्रयोग किसमें किया जाता है? आजकल किया जाता है कोल तार के स्थान पे सड़क बनाने में। यानी पहले जो है कोल तार का यूज किया जाता होगा सड़क बनाने में। तो बस कोल तार रखिए, ये भी कोयला का एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये द्रव अवस्था में है, ठीक है। कोक ठोस अवस्था था, कोल तार द्रव अवस्था है। और इसका उपयोग समझ गए औद्योगिक निर्माण में होता है। अगर ऐसा ऑप्शन में आए तो आप बना लेंगे। और नोट वाला पॉइंट को थोड़ा सा याद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नेप्थलीन की गोली किससे तैयार होती है? कोल तार से तैयार होती है। और वर्तमान परिस्थिति में कोल तार के स्थान पे एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग करते हैं। भाई किस चीज में करते हैं? तो सड़क के निर्माण में किया जाता है। कोयला गैस, कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है, ठीक है। यानी जब कोक बनता है तो उसी दौरान कोयला गैस प्राप्त होता है। लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820 के दौरान कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। तो ये तीन चीज प्राप्त होते हैं कोयला से। कोयला और नवीकरणीय स्रोत का एक हिस्सा है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी इसका जो भंडारण है ये सीमित है। बस इतना याद रखिए। दूसरा जो हम सब भाग पढ़ेंगे अब, ये है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को समझते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। भाई कैसे हुआ है? तो ये जब मृत होते हैं तो फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक जाते हैं। यानी जब ये
मृत हो गया तो ये धीरे धीरे जाके समुद्र के नीचे जो है तलहटी में जाकर के बैठ गया, और चूंकि समुद्र के अंदर भी धूलकण है तो उस वगैरह से ढक जाता है। वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब, देखिए पानी का बहुत ज़्यादा दाब है, बहुत ज़्यादा जब पानी रहेगा तो उसका पानी का दाब रहेगा, तो इसी में क्या होता है कि वहाँ पे वायु अनुपस्थित रहता है, उच्च तापमान रहता है, उच्च दाब रहता है। तो मृत जीवों को अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक, तो दोनों में एक बात कॉमन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोयला भी जो बन रहा है धरती के अंदर में वो उच्च दाब और उच्च तापमान पे बन रहा है, और पेट्रोलियम जो बन रहा है समुद्र के अंदर, ठीक है, तो वो भी उच्च दाब और उच्च तापमान पर बन रहा है। तो यानी उच्च जो है, हाई जो है यहाँ पे कॉमन हो गया, HIGH। चलिए पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। और तो विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। पेंसिल्वेनिया ऐसे भी न्यूज में था क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रैली कर रहे थे तो उनको इसी वाले स्थान पे कान पे गोली मारा गया था किसी के द्वारा, तो ये इसलिए भी फेमस था। फिलहाल हम सब NCERT पढ़ रहे हैं तो पेट्रोलियम पे आते हैं। तो विश्व का पहला तेल का कुआं अमेरिका में 1859 में बनाया गया। 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। तो भारत में कुछ ही क्षेत्र में ना के बराबर तेल मिलता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए असम, गुजरात, बम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है, बस इतना, ठीक है। तो असम क्षेत्र में थोड़ा बहुत मिलता है, गुजरात में मिलता है, बॉम्बे में मिलता है, गोदावरी वगैरह में कृष्णा नदी के बेसिन में मिलता है, बस इतना ही आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। ना के बराबर पेट्रोलियम है, हम सब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं पेट्रोलियम। चलिए पेट्रोलियम का परिष्करण, ठीक है, तो यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है, ये बिल्कुल आपको पता होगा। जैसे पेट्रोलियम का परिष्करण करने से क्या क्या चीज हम सबको प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, यह विभिन्न संगठन से प्राप्त होता है। यानी पेट्रोलियम का परिष्करण करने के बाद जब आप कच्चे पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो पेट्रोलियम गैस प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, ये सारे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सब इसके उपयोग को भी अभी हम सब देखने वाले हैं। तो ये पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा बहुत बात हुआ, ठीक है। इसका इतिहास क्या है, पेट्रोलियम कैसे प्राप्त करेंगे, तो समुद्र में जितने भी जीव वगैरह हैं उन जो जब मृत हो जाते हैं वो भी लाखों वर्ष पूर्व समुद्र के अंदर में ही रहते हैं, ठीक है, और जब वो ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं तो हम सबको पेट्रोलियम प्राप्त होता है। चलिए, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे पेट्रो रसायन कहते हैं। यानी वैसा वस्तु हम प्राप्त कर रहे हैं जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये प्राप्त हो रहा है, इनसे रिलेटेड कोई भी वस्तु प्राप्त हो रहा है तो वो पेट्रो रसायन से प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम सब किस में करते हैं, तो आपको याद होगा पिछले चैप्टर में जब हम सब संश्लेषित रेशे पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैं बताया था। तो इसका उपयोग अपमार्जक रेशे जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। वो पेट्रो रसायन से ही उत्पाद प्राप्त होता है और उसी से हम सब ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन में होता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, तो ये एक सामान्य सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा टर्म याद रखिएगा, ठीक है, कि पेट्रोलियम के संगठन में डीजल कहाँ यूज होता है, ये पैराफिन मोम कहाँ यूज होता है, ये सब अलग अलग बात है। तो इसमें से डीजल जो यूज होता है वो भारी मोटर वाहनों यानी विद्युत जनित्रों में, जिसको जनरेटर बोलते हैं, के ईंधन के लिए किया जाता है। तो डीजल जब भी यूज होगा वो भारी वाहन के लिए होगा, ठीक है, ट्रक वगैरह के लिए होगा। लेकिन कार में क्या लगता है, तो कार में ज़्यादा पेट्रोल भी लगता है। हल्का गाड़ी जैसे बाइक वगैरह हो गया तो इसमें पेट्रोल का यूज करते हैं। तो हल्का में पेट्रोल और डीजल भारी भरकम वाहनों में यूज किया जाता है या विद्युत जनरेटर में यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए स्नेहक तेल जो है ये स्नेहक के प्रोडक्ट में यूज होता है। पैराफिन मोम जब भी पूछेगा तो मरहम, जो कि आप कभी कभी चोट लगने वाला मलहम जो लगाते हैं, मोमबत्ती और वैसलीन आदि में पैराफिन मोम का उपयोग होता है। बिटुमेन का उपयोग जो होता है ये पेंट और सड़क निर्माण में होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ये उपयोग बीपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि बीपीएससी अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पे आएगी तो आराम से यही सब क्वेश्चन उठा के देगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए प्राकृतिक गैस के ऊपर बात करते हैं। तो प्राकृतिक गैस भी उच्च दाब पर ही प्राप्त होता है और ये भी पेट्रोलियम के साथ समुद्र से ही प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होता है और यह स्वच्छ ईंधन है। तो आपसे पूछेगा कि CNG जो है ये कैसा ईंधन है, तो यह स्वच्छ ईंधन है, इसमें ज़्यादातर कार्बन नहीं रहता है, ठीक है, तो इसलिए यह स्वच्छ ईंधन है। जिसमें कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा
वो स्वच्छ इंजन नहीं है, मतलब स्वच्छ ईंधन नहीं है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस भी कहाँ से प्राप्त होता है? तो जहां से पेट्रोलियम प्राप्त होता है वहीं से आपका प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं पीसीआरए, और यही पीसीआरए से 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। इसके बाद आपको क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, क्वेश्चन यही आया था कि पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति या संघ जो भी बोल सकते हैं। अब भाई ये पीसीआरए करता क्या है? तो ये भारत में लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार के पेट्रोल या डीजल को आप बचा सकते हैं। तो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं तो पेट्रोल कम लगेगा और सही ढंग से माइलेज देगा। टायरों का दाब सही रखिए, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, और जब भी आप ट्रैफिक वगैरह में रहते हैं तो समान सी बात है, आप इंजन को ऑफ कर दें, उससे भी आपका पेट्रोल का बचत होगा। अब बीपीएससी इसी से क्वेश्चन पूछी थी पीसीआरए से कि पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है। तो यानी इतना आप समझ लीजिए कि जितने भी कोई भी दावा करता है कि हमारे बुक से क्वेश्चन लड़ा है, तो मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बता देता हूं, आपका सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से लड़ रहा है और मैं आपको अच्छे ढंग से एनसीईआरटी करवा रहा हूं। तो प्लीज एनसीईआरटी पे रिलाई कीजिए, फोकस नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, बहुत सारे बुक्स लाए जाएंगे, लेकिन आपका प्रश्न कहाँ से बनेगा? जब आप एक बार एनसीईआरटी 8, 9, 10 का कर लेंगे हमारे साथ, 71st बीपीएससी से पहले मैं सारा ये कंप्लीट करवा दूंगा। और करंट अफेयर्स का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, करंट अफेयर्स कहीं से भी नहीं छूटेगा। एक भी प्रश्न अगर छूट जाए तो बोलिएगा, ठीक है? अगर आप 90% करंट अफेयर्स नहीं हमारे वीडियो से आया तो फिर आप बोलेंगे, ठीक है? तो बस आप फोकस कीजिए, जितना भी फ्री कंटेंट मिले सफिशिएंट है। मैं आपको इस चैनल पे सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नंबर 1 भारत में बनना, और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए। आइए अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं कि 70 बीपीएससी में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैं जस्ट बता दिया, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। कितना आसान प्रश्न बीपीएससी पूछा है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे, इवन अटेम्प्ट भी नहीं किए होंगे, ठीक है? तो पीसीआरए क्या बताता है कि आप कैसे पेट्रोल को बचाएंगे, डीजल को बचाएंगे, यही बताता है। और ये एनसीईआरटी का क्लास 8 का बुक का क्वेश्चन है। और लास्ट में जब मैं पूरे 18 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, फिर कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया वो मैं पेज नंबर सहित आपको बता दूंगा, ठीक है? तो वो भी आप देख लेंगे। तो ये था आपका कोयला और पेट्रोलियम, जिसमें आपको जो भी सीखना था वो मैं सिखा दिया। देखिए 8 वाले में ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन है, 9th और 10th में आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा समझने के संदर्भ में। तो इतना आसान प्रश्न आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। हमेशा बच्चे जो है वो मार्केट्स के बुक पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, और हमारा उद्देश्य है आपको सही राह दिखाना। तो मैं भाई सही ही बोलूँगा, आप एनसीईआरटी करके जाओ, साइंस का जाओ, ताकि कम से कम आपका 30 में से जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से पूछे जाएंगे, तो आप बना लो। अब बात करते हैं पेड बैच की। तो टेस्ट बैच, देखिए मेरा 2 कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जितने भी क्लास होगा वो चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, ठीक है? जो पेड बैच में मैं क्लास दूंगा वही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो क्लास के लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है? क्लास आपको पीटी और मेंस दोनों का फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस चैनल पे मिलेगा, बिना किसी दिक्कत के। टेस्ट सीरीज की बात करें तो 72 बीपीएससी पीटी का एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हो या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है, आंसर राइटिंग हो, वो सारा कुछ मैं करवाऊंगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए पेमेंट करना है 499 पे, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप बात कर लेंगे, ठीक है? तो बस इतना है, ये पेड बैच हो गया। आपको इसका ये वाली क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे 2 टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा पुराना टेलीग्राम चैनल है, ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल का मेरा न्यू वाला टेलीग्राम चैनल है ऋषभ बीपीएससी, इसको भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ से आराम से इन सारे क्लास का पीडीएफ रख सकेंगे और बार बार रिवाइज कर सकेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। मैं आपको 70 बीपीएससी के लगभग 25 दिन पहले आपको सारा एनसीईआरटी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का करवा दूंगा। और जो 72 बीपीएससी पेड बैच में जुड़ेंगे उनको एनसीईआरटी का एमसीक्यू भी मिलेगा और सारे सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।